Okay, now we will discuss about the factor on which factors factor on which the value of ionization energy depend। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे जैसे आपकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आपकी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको इन्वर्स करके इस तरीके से भी लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। क्योंकि एटॉमिक रेडियाई अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। न्यूक्लियस के जितने पास होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है हमारा, ये देखिए आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने किया हुआ है। ये अगर चीज आपकी बढ़ती है तो ये चीज आपकी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, द सेकंड फैक्टर इज सेकंड फैक्टर आप लोग आप इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है जैसे जैसे आपका एटम क्या होता है, मल्टी शेल्ड होता है। टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, बढ़ती है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ने का मतलब क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं बाहर वाले सेल्स के इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब रिपेल करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, टाइटली बाउंड अप नहीं रहेंगे न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रिपेल करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आप पूरा लिख लीजिए इसको, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। द थर्ड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम और इसको ठीक करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम EFF से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज, और रेडियाई डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी इंक्रीज। तो विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कम होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज, तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज, अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, स्क्रीनिंग और इफेक्टिव। अगर ये चीज बढ़ती है तो ये कम हो जाती है, ये कम हो जाती है तो ये बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नेक्स्ट फैक्टर इज, अगर हम अगला फैक्टर देखते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो फुल्ली फिल्ड और जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होते हैं, तो फुल्ली फिल्ड वी नो दैट फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल। क्या होते हैं आपके, आर मोर स्टेबल। और आपको पता है कि स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होता है, उतना ही मुश्किल होता है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है।
तो अगर आपका किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, इंक्रीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, इस तरीके से हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। इसका कन्फिग आपका क्या होता है, 4 5 6 7 8 9 10। आप बेरिलियम और बोरोन में से अगर देखें तो इसका क्या आपका 2 और 2 और इसका क्या है 2, इसमें कितना हो जाएगा आपका 2 और 3। तो लेफ्ट टू राइट वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर हम इसको वैसे लिखते हैं कन्फिग्रेशन को तो 1s2 2s2, इसका क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये बेरिलियम का है और ये बोरोन का कन्फिग्रेशन है। तो अब आप देखिए वैसे तो बेरिलियम और बोरोन में से ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, बोरोन की, लेकिन यहाँ पर ज्यादा किसकी होती है आपकी, बेरिलियम की। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाई द बेरिलियम हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देन बोरोन। तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, कन्फिग्रेशन आप लिखोगे। ठीक है, और कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप बताओगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम का जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको पता है, एक ही ऑर्बिटल होता है उसका। और जबकि p जो ऑर्बिटल है आपका, p जो सबसेल है 2p सबसेल, उसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और इसके बाहर कितने हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो आप आसानी से किस में से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल, बिकॉज एस ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड, ठीक है, और स्टेबल है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो एक तो आपका एक्सेप्शन यहाँ पे रहेगा। दूसरा एक्सेप्शन आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। अब आप नाइट्रोजन का लिखिए और ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। अगर हम कन्फिग्रेशन के हिसाब से जाएं तो हमारा ज्यादा किसका होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, लेकिन हमारी ज्यादा किसकी मिलती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से जाएं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की, लेकिन ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। आप देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपके हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो P3 P में आपको पता है, या तो 6 फुल्ली फिल्ड कितने में होता है, वो 6 में होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हाफ फिल्ड है, और मैंने आपको कहा कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। बेरिलियम और बोरॉन में से पूछा जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से पूछा जाता है कि होना तो चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन मिली किसकी, आपकी नाइट्रोजन की ज्यादा। तो ऐसा क्यों है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी के साथ हम देखते हैं कि जो नोबल गैसेज है, व्हाई नोबल गैसेज, जो आपकी नोबल गैसेज हैं, हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, have high value of ionization energy, or why they are inert, inert क्यों है ये। तो आपको पता है कि नोबल गैसेज में आपका 18 ग्रुप इज अ नोबल गैसेज ग्रुप, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आपके आते हैं, है ना। आपका जो नोबल गैसेज है वो कौन सी, आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये आपके किसके अंदर आते हैं, नोबल गैसेज के अंदर आते हैं, 18 ग्रुप के अंदर। ठीक है, और आपको पता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, आपका स्टेबल होता है। जैसे आपका हीलियम के अंदर 2 है, नियॉन के अंदर 2 8 है, 2 8 8। तो आप देखिए दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आपको पता है स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई दे हैव द हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, और इतनी हाई होती है कि ये किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, द लास्ट फैक्टर इज
पेनिट्रेशन इफेक्ट। द लास्ट फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है आपका पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर किसका होता है आपका एफ का। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस जितना ज्यादा आपका जो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के जितने पास होगा, तो पास कौन होते हैं, पहले एस को भरते हैं हम, फिर पी को भरते हैं, फिर डी को भरते हैं, फिर एफ को भरते हैं। जो जितना आपका पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू पी से बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू डी। ठीक है, क्योंकि एस जो होता है हम पहले भरते हैं, फिर पी को भरते हैं, फिर डी आती है, और फिर क्या आती है, एफ आती है। तो पेनिट्रेशन, कौन कितना न्यूक्लियस के पास, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता है, हमारा मुश्किल होता है। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच द डिमांड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। और इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बेरिलियम बोरोन का बताया और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बताया। और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बताया किसका, कि व्हाई नोबल गैसेस हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।